Very good evening. देखो लाइव होगा। I have been told that I am live और मुझे आप देख पा रहे हो। This is going to be a bilingual class. दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। मैपिंग का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से या वैसे भी फाउंडेशन के लिए, पृष्ठभूमि के लिए बिना मैपिंग के जीएस की तैयारी अच्छी नहीं है, सुपरफिशियल हो जाती है। उसका कारण है, मान लो आप विश्व के पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन कर रहे हो, इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ रहे हो, या यूनाइटेड नेशंस कमीशंस के कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, या गवर्नमेंट के पॉलिसीज पढ़ रहे हो, नए रिफॉर्म्स पढ़ रहे हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्स का एलोकेशन। अब कहने को ये इकोनॉमिक्स होगा, इन्वायरमेंटल साइंस होगा, सोशल पर्सपेक्टिव के भी टॉपिक्स होते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि के भी विषय होते हैं, भूगोल के विषय होते हैं, आईआर के विषय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय होते हैं। ये सारे विषयों के पूर्व पीठिका के रूप में अगर इनके पढ़ने के पहले अगर मैपिंग पे अच्छा कमांड हो जाए और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स का नॉलेज हो तो स्टूडेंट्स की लर्निंग फास्ट होती है। इसीलिए जनरल स्टडीज में अभी बहुत सारे पीटी आपके सामने हैं। आप यूपीएससी दे रहे हो या झारखंड दे रहे हो या उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए सभी बच्चे सम्मिलित हैं हमारे बैचेज में, तो या आईएएस का ही एग्जाम दे रहे हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप सबके लिए आवश्यक है मैपिंग। और जनरल स्टडीज के कोर्स में मैंने इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैपिंग का क्लास करवाया है। और हमारे करवाने का मेथड थोड़ा अलग है। हम कोशिश करते हैं कि आप स्वयं
मैप को पढ़ो और कोशिश करते हैं कि आप खुद लोकेट करो। इसी मेथड का प्रयोग आज भी किया जाएगा और आपकी एक नहीं सुनी जाएगी। बाकी लोग क्या करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, हमारा उससे क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं। बाकी लोग कैसे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को खुश कर रहे हैं, मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, एक पर्सपेक्टिव है, एक पर्पस है कि आप मैप को सीखो। तुम ये बताओ कि आसान क्या है? आई कैन कैच फिश फ्रॉम ए पॉन्ड, आई कैन गिव इट टू यू, तो यू विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। ऑल यू नीड टू डू, यू हैव टू कुक द फिश एंड ईट। लेकिन टीचर तो वो है ना जो आपको फिशिंग टेक्नोलॉजी दे दे। दुनिया खुश होती है फिश को लेकर के, दुनिया खुश होती है कि मुझे कुछ मिला, फिश मिल गया, लेकिन टेक्नोलॉजी कोई नहीं सीखना चाहता। तो मैपिंग के पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि आपको मैप के सारे लोकेशंस हम इस बोर्ड पे दिखा दें, कूद कूद करके पढ़ा दें। वो बहुत सारे जोकर्स हैं जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, बच्चे बहुत खुश भी रहते हैं, उनसे वाहवाही भी आती है उनकी। लेकिन एग्जामिनेशन में जाने के बाद जो जिस तरह से लोकेशंस को पूछा जाता है, या आप जो जीएस पढ़ने लगते हो, जब जनरल स्टडीज पढ़ते हो, तो उसमें बहुत सारा ऐसा मैप लोकेशंस को याद रखने की आवश्यकता होती है, वहां आप मात खा जाते हो। इसलिए आपको मेरा क्रिटिक नहीं बनना है। आजकल बहुत ट्रोलिंग होता है, हर व्यक्ति का ट्रोलिंग होता है, हर व्यक्ति के लिए पीछे लोग पड़ जाते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप आ जाओ और लोग गाली गलौज शुरू कर देते हैं, देखा है मैंने, कुछ भी गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्लास जा रहा है मेरे उन सारे स्टूडेंट्स को जो बहुत ही गहरी आस्था से हमारे कोर्सेज में जुड़े हुए हैं। इंग्लिश मीडियम में भी जा रहा है, हिंदी में भी जा रहा है। हिंदी के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो कुछ न कुछ तुष्टीकरण के लिए उनके लिए ज़्यादा उनकी भाषा का प्रयोग करना होगा। और मेरा सर्वे ये कहता है कि इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ देम कैन अंडरस्टैंड हिंदी। सम ऑफ यू बिलोंग टू महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बट यू आर क्वाइट कैपेबल। आपकी हिंदी की अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है। हिंदी वाले ज्यादा एजिटेट कर जाते हैं कि बहुत अंग्रेजी बोल रहा है भाई, ये तो दिखावा कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। खैर, मैप लोकेशंस को शुरू करने के पहले हमारे कुछ निर्देश हैं, जिसको बहुत ध्यान से सुनो। आई एम गेटिंग योर मैसेजेस फ्रॉम ऑल वेयर। The screen is flooding with messages now. कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्लासेस दोनों पे चल रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे प्रश्न और तुम्हारी समस्याएं सामने आनी शुरू हो गई है। पीटी एक्सक्लूसिव बैच में किसी को कुछ नहीं दिया गया है मेंस का, लेकिन कुछ क्लासेस जो कॉमन है, जो सबके लिए बनी हुई है, जैसे इंडिया मैपिंग की क्लास, ये तो सबको मिलना है ना, चाहे वीडियो क्लास में दें या लाइव क्लास दें, इंडिया मैपिंग तो सबको करना है। इसलिए कुछ क्लासेस सबके लिए जो कॉमन होती है वो सबको दी जा रही है। ओके, आपकी जो समस्याएं हैं उसको हम बाद में सुनेंगे। आज के क्लास में सिर्फ हिंदी मीडियम जीएस बैच नहीं है, 2-3 और भी बैचेस हैं। तो आज आपकी समस्याओं को आज मत रखो मेरे सामने, हम
जब 10 अप्रैल से आ रहे हैं हिंदी माध्यम में समान अध्ययन में फिर से, तो आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी बातों का जवाब भी देंगे। आज वो टाइम नहीं है जब आप कोई प्रश्न पूछो और टेक्निकल प्रश्न पूछो इस तरह का। चलो हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज लोकेशन? अवस्थिति क्या है? लोकेशन को कैसे याद रखते हैं? जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको कि मुखर्जी नगर जाना है, मुखर्जी नगर का लोकेशन कहां है? तो हम लोग कहते हैं कि कोई एक बेंचमार्क या कोई एक लैंडमार्क ढूंढते हैं। किसी भी लोकेशन के लिए एक बेंचमार्क या एक लैंडमार्क ढूंढा जाता है, जैसे बत्रा सिनेमा हॉल के पास। यानी लोकेशन इज ऑलवेज इन रिलेशन टू अदर लोकेशन। अगर किसी प्लेस को ढूंढना है तो उसके समीपवर्ती प्लेसेस को याद रखना बहुत जरूरी है। कोई कहे मुखर्जी नगर कहां है, तो मॉडल टाउन के पास, परमानंद के पास। कोई पूछे कि करोल बाग कहां है, अजमल खां रोड कहां है, कुछ भी, कनॉट प्लेस कहां है। तो लोकेशन का मतलब ही होता है कि लोकेशन अपने सराउंडिंग, अपने जो चतुर्दिक अन्य लोकेशंस हैं उसके सापेक्षिक पढ़ा जाता है। तो लोकेशन को पढ़ने का पहला फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो। पहला फॉर्मूला यह है कि आप किसी लोकेशन को अगर याद रखना हो तो उसके सराउंडिंग में जो भी लोकेशंस हैं उसको भी याद रखना होता है। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं लोकेशन के, जिसमें मान लो कि हम छोटानागपुर के औद्योगिक केंद्रों या वहां के माइनिंग की बात करें, तो वहां का जो उत्खनन केंद्र है, माइनिंग जहां पे होता है छोटानागपुर प्लेट्यू पे, तो छोटानागपुर प्लेट्यू के माइनिंग एरिया में पूछेगा लोहरदग्गा का लोकेशन। और लोहरदग्गा के आसपास में ही बहुत सारे लोकेशंस ऐसे हैं, जैसे सिंहभूम। तो डेलिबरेटली पूछता है लोहरदग्गा, सिंहभूम, झरिया, ऐसे 5 लोकेशंस एक ही क्लस्टर में पूछता है। कई बार ऐसा पूछा गया है। तो जानबूझ करके जब क्लस्टर पूछा जाता है तब आपको समझना होगा कि किसकी दिशा किधर है। नहीं तो हम लोग सिर्फ जनरली याद रखते हैं कि यार रांची के नीचे सिंहभूम कहीं है ना, झारखंड के दक्षिणी भाग में है, साउदर्न पार्ट ऑफ झारखंड स्टेट मिलेगा वो। ऐसा कुछ हम लोग रिलेटिवली याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोकेशन के एक्यूरेसी के लिए आपको लोकेशंस को क्लस्टर में याद रखना होगा। यह हमारा पहला निर्देश है आपके लिए कि मान लो आप जम्मू का लोकेशन, जम्मू एज ए सिटी का लोकेशन आप देखना चाहते हो, तो जम्मू के लोकेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे कौन सी नदी थी, उस नदी के सापेक्षिक कहां लोकेटेड है, उस एक अन्य सिटीज के सापेक्षिक कहां लोकेटेड है। यह सब कुछ देखना पड़ता है। तो पहला निर्देश यही है कि जब भी हम लोकेशन देखते हैं तो लोकेशंस कैन नॉट बी लर्न्ड इन आइसोलेशन। लोकेशन हैज टू बी लर्न्ड विथ रेफरेंस टू अदर प्लेसेस, अदर लोकेशंस। ये आपको याद रखना है। ये हमारा पहला निर्देश था। दूसरा निर्देश क्या है कि लोकेशंस को स्टेट वाइज करना है। लोकेशंस को 2 तरह से किया जाता है। पहला होता है सिस्टमैटिक अप्रोच, क्रमबद्ध, और दूसरा होता है प्रादेशिक उपागम या रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं मैप लोकेशंस में कि जैसे माउंटेन्स ऑफ इंडिया, माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ इंडिया, एक लिस्ट बना लिया, और माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ इंडिया को ऊपर से शुरू हो गए, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, सीक्वेंस में पूरा नीचे तक आप चले आओ, कार्डमम हिल्स केरला, नीचे तक चले आए हम लोग। तो ऊपर से नीचे तक सारा माउंटेन नॉर्थ टू साउथ रट लिया। ईस्ट टू वेस्ट, पूर्वोत्तर भारत से लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से लेकर के आप बिल्कुल गुजरात तक एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो गुजरात के माउंटेन रेंजेस से लेकर के गिरनार रेंज से लेकर के आप ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन अराकान व्योमा और उसकी जो श्रेणियां हैं, रेंजेस हैं इंडिया में,
नमामि हिल्स, नागा, मिजो, मणिपुर, ये जो हिल्स है वहां पे, ये पूरा एक सीक्वेंस में ईस्ट से वेस्ट एक लाइन ड्रॉ करो, देखो कौन कौन से हिल्स आ रहे हैं। नॉर्थ टू साउथ एक लाइन ड्रॉ करो और देखो कौन कौन से हिल्स आ रहे हैं। इसको सिस्टमैटिक मेथड कहते हैं। यानी आप इसमें क्या कर सकते हो कि लॉन्गिट्यूड ले सकते हो, लैटिट्यूड ले सकते हो, लेकिन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से ज्यादा अच्छा होता है मास्टर लाइंस को लेना, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर भी आप ले सकते हो जैसा आपको लगे। यानी सिस्टमैटिक मैपिंग अगर करना है आपको, तो आपको नॉर्थ टू साउथ एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके सीरीज में कितने माउंटेन्स आए उस पे वो देखना है, या कोई एक देशांतर ले लो। वैसे ही ईस्ट टू वेस्ट अक्षांश को ले लो और उस पर कितने माउंटेन आए, ये आपको देखना है। अब सुनो ध्यान से, ये सिस्टमैटिक मेथड है। वैसे ही क्या करना होता है, रिवर्स ऑफ इंडिया लिस्ट बना लो, कुछ नहीं करना है। एटलस लेना है, फिश नहीं दे रहे हैं, फिशिंग टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तुमको। तो एक और क्या करना है कि रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया के लिए भी आप नॉर्थ टू साउथ एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक लाइन ड्रॉ करो, फिर और भी बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ग्रिड पैटर्न बन सकता है, बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर लोगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को भी ड्रॉ कर लोगे तो ग्रिड बन जाता है। खैर ये सब हम लोग तो बहुत हायर लेवल पे इन चीजों को लेकर के जाते हैं और मैप लोकेशंस में काम आता है। अब क्या है कि ऑप्शनल में भी मैपिंग सिर्फ 20 नंबर का आता है। अब 20 नंबर का आता है तो इतना ग्रिड बनाना और मास्टर लाइंस बनाना, ये सब जो मेथड्स हम लोग सिखाया करते थे, जो हार्डकोर कार्टोग्राफी से आता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का ग्रेटिक्यूल्स बनाते थे, वो सारे मेथड्स की आवश्यकता ही नहीं है। इंडेक्सिंग करते थे, सिंबलाइजेशन करते थे मैप बनाने में, उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर हम उस जोन में जाएंगे तो एक प्रदर्शन हो जाएगा कि देखो मैं कितना जानता हूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपके लिए जो आवश्यक है वही करवाया जा रहा है। और अब तक हमने क्या कहा आपसे, ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट करते हैं। पहला कि लोकेशंस आर ऑलवेज स्टडीड विथ रेफरेंस टू अदर लोकेशंस, ये फॉर्मूला होता है। लोकेशंस मस्ट बी लर्न्ड इन क्लस्टर। लोकेशंस को हम लोग अन्य लोकेशन के सापेक्षिक पढ़ते हैं। तो अगर तुम देख रहे हो कि यहां पे झरिया है, तो वहां के आसपास उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है, उसके साउथ ईस्ट में कौन है, उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में क्या लोकेटेड है। जब तक वो लोकेशन से याद नहीं करोगे, झरिया का लोकेशन काम नहीं आएगा तुम्हारा। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ झरिया को देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि झरिया हमने लोकेट कर लिया जी, लेकिन नहीं, लोकेशंस को क्लस्टर में देखो। ये हमारा पहला निर्देश था आपके लिए। और जिसने भी एमएससी ज्योग्राफी किया होगा या हायर स्टडीज किया होगा ज्योग्राफी में, वो हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझेगा। और यूट्यूब के चैनल्स पे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता। पहला मेथड याद रखना है। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया कि लोकेशंस को याद रखने के दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस हैं। पहला है सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक विषय को ले लेते हैं, एक टॉपिक को लेते हैं। जैसे माउंटेन एंड हिल्स हमने ले लिया, जैसे रिवर ले लिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, ऐसे टॉपिक ले जाता है। इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया, डैम्स एंड रिजर्वायर ऑफ इंडिया, ऐसे टॉपिक लिया जाता है। ये टॉपिकल इन नेचर होता है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी टॉपिकल इन नेचर होता है। ये क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। क्रमबद्ध, क्रम में, माउंटेन, हिल्स, प्लेन्स, क्रम में। एक अप्रोच तो ये है। अब इसमें करना क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ लाइंस को ड्रॉ करो। तुम नॉर्थ टू साउथ इंडिया के मैप के ऊपर में कई लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो ये जम्मू का मैप लगा हुआ है। अब इसमें हम चाहते हैं कि हम ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लो।
यहां से इधर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, यहां से लाइन ड्रॉ कर लो, यहां से लाइन ड्रॉ कर लो। ये लाइंस भी हो सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जिसमें आप देखोगे कि इस जो सबसे नीचे का लोएस्ट पॉइंट था वहां से मैंने नीचे लाइन ड्रॉ किया, हाईएस्ट पॉइंट था उससे मैंने लाइन ड्रॉ किया। ये भी मेथड काम करता है, ये ज्यादा काम करता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर को भी लेते हैं मैप के लोकेशंस के लिए, मैप को याद करने के लिए। और जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वहां पे जिसको आप लोकेट कर रहे हो, मान लो कि हमने लाइन ड्रॉ किया और हमारे इस लाइन पे मान लो यहां पे कारगिल आ गया, हमारा लाइन मान लो यहां पे है, कारगिल यहां पे है, लाइन थोड़ा दूर है, अगर यहां पे कारगिल आ गया तो इसके आसपास में कौन से लोकेशंस हैं उस क्लस्टर को भी याद करना होता है, तब आपको याद होगा। आज हम किसी का मैसेज नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कुछ भी आप लिख रहे हो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, अब देखो आगे समझो। दूसरा है कि आप लैटिट्यूड्स, ये देखो लैटिट्यूड्स है, इस तरह से लैटिट्यूड्स भी बना सकते हो। लैटिट्यूड्स को ड्रॉ कर लो या हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कर लो। तो ऐसा करोगे तो बीच में देखो ये स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर के अंदर में लोकेशंस को पढ़ा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ग्रिड पैटर्न। अगर आपने लाइंस ड्रॉ किए हैं तो ग्रिड बनेगा, अगर आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिए हैं तो ग्रेटिक्यूल्स कहते हैं उसको, ग्रेटिक्यूल्स के आधार पे पढ़ना कहते हैं उसको। तो ये सिस्टमैटिक मेथड है। अब चलते हैं रीजनल मेथड में। सिस्टमैटिक मेथड में क्या हमने बताया कि यू हैव टू टेक ए लिस्ट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ इंडिया, प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया, ऐसे बनाना है। पीक्स ऑफ इंडिया, पासेज ऑफ इंडिया या पासेज ऑफ हिमालयाज या पूरे इंडिया का। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज ऑफ इंडिया, वो पूरा एक लिस्ट बना करके आप इसको पढ़ोगे। हम जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें दोनों अप्रोच है, और उस दोनों अप्रोच में क्या है कि सिस्टमैटिक अप्रोच से भी आपको सब मिल जाएगा मटेरियल, और सिस्टमैटिक अप्रोच के बाद जो रीजनल अप्रोच है। अब रीजनल अप्रोच क्या है वो आपको समझाते हैं। रीजनल अप्रोच का मतलब है कि भारत को स्टेट्स में बांट दीजिए, रीजन्स में बांट दीजिए। भारत में जो भी स्टेट्स बने वो सब क्या है, वो पॉलिटिकल रीजन्स हैं। तो भारत को पॉलिटिकल रीजन्स में बांटिए, वो सबसे अच्छा मेथड है। भारत को फिजियोग्राफिक रीजन्स में भी बांटा जा सकता है, जैसे वेस्टर्न हिमालयन रीजन, सेंट्रल हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ये फिजियोग्राफिक रीजन हो गया। ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ये फिजियोग्राफिक रीजन हो गया। आइलैंड रीजन, ये फिजियोग्राफिक रीजन हो गया, ये भूभौतिक प्रदेश हो गया। तो भूभौतिक प्रदेश में नहीं बांटना है, आपको क्या करना है, पॉलिटिकल रीजन से बांटना है। और पॉलिटिकल रीजन्स ऑलरेडी बंटे हुए हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर एक पॉलिटिकल रीजन है, इंडिया का स्टेट है। अब तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर अलग तीनों है, 370 है नहीं, 370 है, चेंजेस हुए हैं उसमें। तो हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को उसी रूप में पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ते रहे, क्योंकि बात वही है, मोर और लेस वही है। और जम्मू एंड कश्मीर एक सिंगल फिजियोग्राफिक रीजन भी बनता है। वैसे मान लो हम देखते हैं तो छोटानागपुर प्लेट्यू एक रीजन होगा, लेकिन स्टेट वाइज पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, और डिटेल पढ़ सकते हैं। झारखंड की कौन सी नदियां हैं, झारखंड के कौन से पर्वत हैं, कौन सी चोटियां हैं, झारखंड में कहां कहां कौन सी मृदा मिलती है, कहां कहां जलप्रपात हैं, कहां कहां माइनिंग सेंटर्स हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ का रीजनल पढ़ेंगे। तो हमने एक नए ढंग से डिजाइन किया है कि स्टेट वाइज पैटर्न, और इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगा स्टेट वाइज पढ़ने में भी, और स्टेट वाइज पीटी में क्वेश्चंस भी आपको हमारे रिटन मटेरियल से बहुत, आपको जो हम पीडीएफ आपको देने वाले हैं वहां से आपको बहुत लाभ होगा।
ओके, अब छोटी सी बात और, तो रीजनल अप्रोच में पढ़ते क्या है ये आपको बताना है मुझे। पहले रीजनल अप्रोच में मान लो हमने ले लिया झारखंड, तो झारखंड ले लिया, तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन, पर्वत कौन से हैं, वहां पे जलप्रपात कौन से हैं, इसका पूरा लिस्ट बना करके फिजियोग्राफी पढ़ा जाएगा। पहले भूभौतिक संरचना पढ़ी जाएगी, और एक बार जब फिजियोग्राफिक रीजन हमने झारखंड का पढ़ लिया, तो उसके बाद फिर वहां का जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जो वहां का इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स है, वो सब वहां का पढ़ेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो आपको पूरे झारखंड के विषय में ज्ञान होगा, इसको कहते हैं रीजनल अप्रोच। तो हमने ये जो हमने मैपिंग का क्लास आज से शुरू किया है, इसमें द बेसिक डिजाइन ऑफ द कोर्स इज टू इंट्रोड्यूस यू टू द स्टेट्स, देयर जियोपॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, their physiographic features, their climatic zones, their soil and vegetation type, the tribes which are living there, the major industrial towns, सब लोकेशन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर का एक होलिस्टिक स्टडी कैसे किया जाए और जम्मू एंड कश्मीर को कैसे समझा जाए, तो सबसे पहले तो उसका जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन है उस पर बात की जाएगी। आजाद कश्मीर कौन सा है, पीओके किसको कहते हैं, अक्साई चीन क्या है, शक्सम वैली क्या है, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी देखना है, उसको भी ड्रॉ करना है आपको। तो ये जियोपॉलिटिकल पार्ट हो गया। फिर हम लोग जाएंगे उसके फिजियोग्राफिक रीजंस पे। अब शुरू हो जाएंगे कि भाई काराकोरम कहां है, और काराकोरम ट्रांस हिमालयाज है, how it is geologically distinct from rest of Himalayas, हिमालय से अलग कैसे है ये काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज का एक्सटेंशन तिब्बत के पठार पर भी है, तिब्बतन प्लेट्यू पर है, वहां क्या नाम है, मानसरोवर लेक कैसे बना, काराकोरम रेंज कैसे बना, तो ओरिजिन ऑफ लद्दाख रेंज कैसे है, लद्दाख रेंज को ही कैलाश रेंज कहते हैं तिब्बतन प्लेट्यू पे जाओगे तो। मेरे किसी भी फैक्ट को चैलेंज मत करना, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहां बहुत कुछ उल्टा पुल्टा मिलता है, किसी भी फैक्ट को चैलेंज नहीं करोगे। आज मेरे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए ज्योग्राफी, और कहां क्या मटेरियल मिल रहा है और क्या तुम देख रहे हो इंटरनेट पे और कौन क्या कह रहा है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। लद्दाख रेंज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लद्दाख रेंज पे क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, लद्दाख रेंज पे कौन से ग्रासेस ग्रो करते हैं, लद्दाख रेंज में पास्चर लैंड कैसे डेवलप हुआ है, कौन सा ट्राइब रहता है, कौन से रिवर्स निकलते हैं, और काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी बह रही है। जब इस तरह से कंप्लीट ज्योग्राफिकल स्टडी करोगे तभी मैपिंग को कमांड में ले पाओगे। और सिर्फ अगर हम मैप के लोकेशंस को देखते हैं तो ये उचित नहीं है। जो भी मैप लोकेशंस जो ऑप्शनल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको तो हर लोकेशन का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, और अगर स्ट्रैटेजिक नहीं है तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इकोनॉमिक नहीं है तो इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है, इन्वायरमेंटल भी नहीं है तो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। और कई लोकेशंस ऐसे होते हैं जिनका इन्वायरमेंटल, स्ट्रैटेजिक, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे सिग्निफिकेंस होते हैं, तो उस लोकेशन को और गहराई से पढ़ा जाता है। तो लोकेशंस को सिर्फ लोकेशन मत मानो, ये एक एक लोकेशन ज्ञान का असीम भंडार है। पूरे इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को समझने के लिए, सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, वहां के पूरे रेजीम को समझने के लिए, रेजीम को समझने के लिए, वहां के कल्चरल लैंडस्केप को समझने के लिए, ये सब कुछ मैप और मैप के लोकेशन पर ही निर्भर करता है। बहुत लोगों को तो यह भी नहीं मालूम है कि लद्दाख रेंज और लद्दाख प्लेट्यू एक है, अलग है, कैसे फॉर्मेशन हुआ, वहां किस प्रकार का क्लाइमेट होगा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है लद्दाख प्लेट्यू का, लद्दाख रेंज का, कुछ नहीं पता है।
तो सिर्फ लोकेशंस को रटने से कोई फायदा नहीं होता है ज्योग्राफी में। अगर तुम ये रट लेते हो कि क्या कि 15 पास का नाम तुमने रट लिया, सीक्वेंस में रट लिया तुमने 15 पासेस का नाम, तो उसका बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है। हो सकता है उससे कहीं पीटी का एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दो, किसी पीसीएस के एग्जाम में पीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर दे सकते हो, मान लिया मैंने, लेकिन उससे आप आईएएस नहीं बन सकते, उससे आप मेंस नहीं लिख सकते, उससे आप इंटरव्यू में नहीं छा सकते, क्योंकि आपके पास गहराई वाली नॉलेज नहीं है। मान लो कि 5 पास है, जम्मू कश्मीर में तुम पूर्वी भाग में जाओगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख वाला जो पार्ट आप कहते हैं जिसको, उस पूरे को लोगे तो पूरे सीक्वेंस में 10-15 पासेस बिल्कुल बने हुए हैं। अब पूरा सीक्वेंस में आपने रट तो लिया, अब रट तो लिया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ रटने का? इसलिए आपको एक फॉर्मूला देते हैं, ज्योग्राफी के इस फॉर्मूले को समझो और हमारे इस मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दो। ज्योग्राफी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हाट नॉट टू स्टडी रादर देन व्हाट ऑल टू स्टडी। जो पहला चीज आपको सीखना है वो ये सीखना है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, ये पहले सीखो। क्या पढ़ना है ये तो देखा जाएगा, ये तो आ ही जाएगा जब अपने आप ही हम, जैसे मान लो तुम्हारे पास खाने के लिए इतना सारा सामान रख दिया गया पार्टी में, तो तुमको पता है कि मुझे ये चीजें नहीं खानी है, तो अपने आप सिलेक्ट हो जाता है कि मुझे यही खाना है। उसी तरह से है ज्योग्राफी में, तुम अगर देखोगे तो भारत में ही कितने हजार पीक्स हैं यार, कितनी हजारों नदियां हैं, इतने फैक्ट्स रटोगे क्या? किसको पढ़ना है, किस नदी को पढ़ना है, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को सब लोग समझो। फॉर्मूला है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ द मैनकाइंड। भूगोल पृथ्वी के सतह का अध्ययन है मानव के गृह के रूप में। समझ में आया? मानव के गृह के रूप में। अब देखो, इसमें क्या समझना है कि पृथ्वी के सतह पर जितनी भी विशेषताएं हैं, जो भी फिजिकल फिनोमेना है, जो भी माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वहां से मानव को आर्थिक लाभ क्या मिल रहा है, वो मानव के जीवन को प्रभावित कैसे कर रहे हैं, हाउ दे इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द मैन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लो कि इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ हिमालयाज, नाउ हिमालयाज आर प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम द कोल्ड साइबेरियन वेव्स? नहीं, एंड इट ऑल्सो obstruct the monsoon winds and causes orographic rainfall over the Gangetic plains and Shivalik region। आप समझो इसको कि हिमालय का रोल क्या है, कि हिमालय साइबेरिया की ठंडी हवाओं से भी रोक रहा है और मानसून की वर्षा भी इधर करवा रहा है गैंजेटिक प्लेन्स पे। तो हिमालय का मानव के जीवन, संस्कृति, आर्थिक पक्ष सब पर प्रभाव है। नहीं तो हिमालय एक ज्योग्राफी का विषय होगा। उसी तरह से हिमालय के जो पीक्स हैं, कई पीक्स हैं जहां से ग्लेशियर्स निकल रहे हैं, विच आर सोर्सेज ऑफ द रिवर, जैसे पिंडारी, नंदा देवी। नंदा देवी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो जहां भी ग्लेशियर्स हैं, जो भी पीक सोर्सेज हैं रिवर्स के, जहां भी अभ्यारण्य है, सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो सभी के सभी ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी बताओ, विच पीक्स टू बी स्टडीड नाउ? हिमालय के किन किन चोटियों को पढ़ेंगे? उन चोटियों को जहां पर ग्लेशियर्स, नदियों के स्रोत, जिनका कोई भू राजनीतिक महत्व, उन्हीं को पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने नंदा देवी का उदाहरण दिया। अब वहीं बगल में कामेट है, नंदा कोट है, बंदरपुच्छ है। भले ही तुम रटते रहो, लेकिन यूपीएससी नहीं पूछती। तुम अपने लिए रटो, खुश रहो रट करके, तुम्हारे रटवाने वाले भी बहुत आएंगे,
लेकिन अगर हमसे पढ़ रहे हो तो हम तुमको समझाएंगे कि नंदा देवी को कितनी गहराई से पढ़नी है, और नंदा देवी पर ही प्रश्न आएगा, कामेट पे नहीं आएगा। और कामेट पे अगर आएगा भी तो नंदा देवी उस प्रश्न में जरूर होगा, क्योंकि दोनों के सराउंडिंग, पूरे सराउंडिंग को पढ़ा जाता है। समझ गए? माउंट एवरेस्ट को पूछ सकता है एग्जाम में। माउंट एवरेस्ट के पास दो और श्रेणियां हैं, त्रिभुज बनाता है माउंट एवरेस्ट, ढंग से एटलस देखना उठा करके, लेकिन आज तक वो दोनों कभी नहीं पूछा गया। माउंट एवरेस्ट का लोकेशन ही इंपॉर्टेंट है, आज तक माउंट एवरेस्ट भी कभी नहीं पूछा गया, लेकिन नंदा देवी पूछा गया है, नामचा बरवा पूछा गया है, नंगा पर्वत पूछा गया है, क्योंकि नंगा पर्वत का भू राजनीतिक महत्व है, प्लस नंगा पर्वत का भूगार्भिक महत्व है। नंगा पर्वत से ही हिमालय का प्रारंभ माना जाता है। नंगा पर्वत इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयाज। तो ये देखो कि लोकेशंस में जब तक कोई ह्यूमन सिग्निफिकेंस नहीं है, तब तक उस लोकेशन को यूपीएससी या कोई भी एग्जाम नहीं पूछती है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अंतिम बात आज की रखते हैं मैपिंग को प्रारंभ करने के पहले, और वो बात है हमारी कि अगर आप मैप मास्टर हो या मैप में अभिरुचि रखते हो, तो आपको ये समझना होगा कि उन्हीं लोकेशंस को पढ़ेंगे जिसका कोई न कोई मानव से कनेक्शन हो, सिग्निफिकेंस हो, उसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हो, या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हो, या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, या कोई न कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न हो। लेक बर्स्ट हो गया भाई, लेक बर्स्ट हो गया, फ्लड आ गया, ये इकोलॉजिकल कंसर्न है, तो इंपॉर्टेंट हो गया वो। माइनिंग, रांगपो माइंस इन सिक्किम, रांगपो माइन सिक्किम में निकल गया, वहां पे कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है और भी कई सारे मिनरल्स मिल गए, तो वो हिल इंपॉर्टेंट हो गया। जादूगोड़ा हिल्स, वो हिल इंपॉर्टेंट हो गया। वहां तो कितने सारे हिल्स हैं, लेकिन जादूगोड़ा ही क्यों? यूरेनियम मिलता है झारखंड में। अब देखो, तो ये सिग्निफिकेंस को जरूर पकड़ने की कोशिश करो। एक अंतिम प्रश्न तुमसे पूछते हैं, इसका उत्तर भी मुझे चाहिए। आई रियली वांट यू टू रिस्पॉन्ड ऑन इट। बताओ कि देयर आर टू रिवर्स, ए विच हैज हाइडल पावर प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है उस रिवर पर। देयर इज अनदर रिवर विच इज फ्लोइंग थ्रू ए डेजर्ट। अब दोनों में से कौन पढ़ना चाहिए? यूपीएससी के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? बताओ सोच करके। बताओ जल्दी। फर्स्ट वन, बिल्कुल सही, बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ए इज करेक्ट। इतने सारे लोग ध्यान से सुन रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि उसका ह्यूमन सिग्निफिकेंस है। तो मेरे प्यारे सिविल सर्वेंट्स, ये शब्द आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो मेरे प्यारे सिविल सर्वेंट्स, आपको ये मानना होगा दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर डेजर्ट वाले रिवर में कोई परियोजना आ जाती है तो भी इंपॉर्टेंट हो गया। साइबेरिया में नदियां बह रही है, बताओ क्या करना है उसका? बहने दो ना। कितनी हजारों नदियां बह रही हैं साइबेरिया के अंदर में, कौन जानता है? लोग जानते हैं ओब, इर्तिश, येना, यूराल, यूरल, ये सब जो रिवर्स हैं, वोल्गा, इनका नाम जानते हैं। डैन्यूब, निस्तर, निप, ये सब को, ये बग, इनको जानते हैं, बाकी को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सभी नदियों का कहीं ना कहीं इनलैंड वाटरवे के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो कहीं इनका इनके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, इसलिए दुनिया जानती है। वैसे ही तुम भारत के लिए भी सोचो कि भारत में किन नदियों को पढ़ना है। आप क्या करते हो कि कहीं से भी मैप उठा लिया, कोई भी एक नदी आपको दिख गई, आप उसको रटने की कोशिश करते हो। गलत करते हो आप, गलत करते हो आप उस नदी को जान करके क्या कर लोगे? जैसे एक महानदी का एग्जाम्पल लेते हैं। महानदी का एग्जाम्पल है कि महानदी में कम से कम तो 44 सहायक नदियां हैं। अब सहायक नदियों का लिस्ट बना करके गाइड्स में दे देता है,
पूछता क्या है? पूछता है टेल नदी। प्रश्न पूछेगा कि उसकी सहायक नदी में टेल कौन है। अब टेल क्यों ही पूछा? टेल कहां से निकल रही है? एक नदी है इंद्रावती, बार बार पूछता है क्योंकि इंद्रावती का जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। इंद्रावती इज द ओनली रिवर विच इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स टुवर्ड्स वेस्ट। इंद्रावती को पूछता है। इंद्रावती परियोजना भी है, इंद्रावती वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो इंद्रावती को आप देखोगे तो बार बार पूछता है एग्जामिनेशंस में। सारी नदियों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। राजस्थान की नदी पढ़ रहे हैं तो लूनी तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अरावी भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई? तो वहां पर वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम चल गया। राजेंद्र यादव और जो वाटरमैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया अरावली के कुछ नदियों पे। तो वो नदियां महत्वपूर्ण हो गई, वो तो महत्वपूर्ण नदियां हो गई। आपको बस 2 शब्द में समझना है। अगर आप सचमुच में ज्योग्राफी सीखना चाहते हो तो पूरे मैप को रटने की कोशिश नहीं करो। सभी पर्वत, सभी पठार, सभी नदियां नहीं रटनी है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नदियों, पठार, पहाड़ को समझना है, जानना है जिनका कोई मानवीय महत्व हो या जो ह्यूमन लाइफ को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे हों, या जिनका कोई स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, कल्चरल सिग्निफिकेंस हो। और यह निर्देश यूपीएससी के गजेटियर में भी प्रकाशित है। इसलिए आप यूपीएससी के द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार चलो, न कि यूट्यूब के जो महारथी सब आए हुए हैं उनके अनुसार। आशा है आप इन बातों को समझ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर। हिमालय की श्रेणियों को देखेंगे। जम्मू कश्मीर का सबसे पहले हम पॉलिटिकल डिवीजन आपको दिखाएंगे और पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और एक अच्छे छात्र, प्रबुद्ध छात्र, एक इनलाइटेंड स्टूडेंट वही है जो 10 इयर्स के क्वेश्चंस को बार बार देखता है। एंड यू हैव एवरी रीजन टू वेरीफाई द फैक्ट्स। जो भी टीचर कहे उसको वेरीफाई करने की आवश्यकता होती है। तो हमने आपसे कहा कि नंदा देवी ही आएगा, तो आप देख लो कि ऐसा सच है या नहीं। हमने आपसे कहा कि टेल रिवर ही आएगा, महानदी का ट्रिब्यूटरी इंद्रावती ही आएगा, तो आता है या नहीं। केन और बेतवा का रिवर लिंकेजेस चल रहा है। तो प्रश्न पूछता है कि घड़ियाल कहां मिलते हैं। ऐसा नहीं कि केन बेतवा पर डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। यूपीएससी बहुत ही अद्भुत चीज है। वो उन छात्रों को सिलेक्ट करती है जो रट्टू मल नहीं है, जो सिर्फ तोते की तरह रटने में विश्वास नहीं करते हैं, जो गहराई से, विस्तार से चीजों को समझते हैं, जानते हैं। जैसे आज आपको हम सिर्फ काराकोरम दिखाएंगे नहीं, काराकोरम के विषय में बताएंगे भी। काराकोरम का एक दर्रा है, उस दर्रे का महत्व भी बताएंगे आपको। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे कि काराकोरम पे सब कुछ लिखवाया भी जाए तो ये संभव नहीं है। फिर तो ये मैपिंग की क्लासेस में मुझे 20 दिन का समय लगेगा, संभव नहीं है वो। इसलिए आपको पीडीएफ के फॉर्म में बहुत सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा। आप उस पीडीएफ को पढ़ो और हम यहां पे लोकेशन और उसकी महत्व को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ओके, अब देखते हैं कि हमारे जो असिस्टेंट लोग हैं उन्होंने क्या मैप निकाल के लगाया है। तो यहां देखो, ये यहीं से शुरू करते हैं।
जम्मू कश्मीर के इस मैप को आप भी कोशिश करो बनाने के लिए और ड्रॉ करने की कोशिश करो। सबसे पहले ये देखो, यहां पर ये जो भाग है, ये जो भाग है यहां पर, ये भाग यहां पर है शक्सगाम वैली, इलीगली सीडेड बाय पीओके टू चाइना, यानी अवैधानिक रूप से चाइना को, ये पूरा पीओके है, ये जो भाग है ये पूरा पीओके का है। यहां से अगर हम इस भाग को ऐसे काट कर ले लें, तो ये पूरा पीओके का भाग है। ये देखो, ये पीओके है, ये तुम्हारा पीओके, पीओके का भाग है। गिलगित बाल्टिस्तान रीजन कहते हैं इसको, ये पूरा गिलगित और बाल्टिस्तान। गिलगित क्या है, गिलगित रिवर क्या है, इकोनॉमी क्या है, बाल्टिस्तान क्या है, ये हम बात करेंगे। अभी आप सिर्फ एक सामान्य मैप देख रहे हो। ये जो शक्सगाम वैली है, ये शक्सगाम वैली पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया, इलीगली सीडेड बाय पीओके टू चाइना। अब भारत का यहां पे लोकेशन देखो, तो ये जो ट्रायंगल यहां बन रहा है, ये ट्रायंगल है सियाचिन ग्लेशियर। यहां पर इंडियन आर्मी तैनात है, यहीं पर इंडियन आर्मी तैनात है। और इंडियन, ये दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है। सियाचिन दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और यहां पे टेम्परेचर -40 तक चला जाता है, -50 तक भी चला जाता है। तो ये बहुत ही, लेकिन स्ट्रैटेजिकली सियाचिन एक बहुत ही अद्भुत जगह है। यहां से इंडियन आर्मी पीओके पे भी नजर रखती है और लाइन ऑफ एक्चुअल अक्साई चिन पे भी नजर रखती है और शक्सगाम वैली पर भी नजर रखती है। और ये जो भाग है ना ऊपर में, यही है सिंकियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। और सिंकियांग प्रोविंस को कहते हैं इस्लामिक टर्किस्तान या चाइनीज टर्किस्तान। यहां पर इस्लामिस्ट पॉपुलेशन है। अब ये इस्लामिस्ट पॉपुलेशन है तो डिमांड है कि हम सेपरेट होकर के अलग राज्य बनाएंगे, लेकिन ऑटोनोमस प्रोविंस है ये चाइना का। और इसको कंट्रोल करने के लिए चाइना लहासा से रोड निकाल करके और यहां पर कनेक्ट करती है सिंकियांग से। अब ये देखो, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो भाग है यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना ने भारत से ऑक्युपाई कर रखा है। भारत का यह भी भाग है, भारत का यह भी भाग है, लेकिन चाइना ने इसको भारत से ऑक्युपाई कर रखा है। भारत को यह पार्ट अक्साई चिन लिबरेट करना होगा। इसके ऊपरी भाग को सोडा प्लेन्स कहते हैं। क्या है सोडा प्लेन्स, हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ देखो कि है क्या, रीजन वाइज क्या है। और यहां पर भी जो इंडस का एक छोटा सा शैलो सा भाग है, यह भी चाइना की ऑक्युपेंसी में है। यह भी चाइना, यहां भी चाइना ऑक्युपेंसी किए हुए है। और यहां भी ये भाग चाइना, अक्साई चिन चाइना के पास है। और ये जो भाग है शक्सगाम वैली, इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान ने। अब अफगानिस्तान का भाग देखो, ये अफगानिस्तान का भाग है, ये देखो अफगानिस्तान का भाग है। तो अफगानिस्तान का भाग यहां पे टच करता था इंडिया को, लेकिन चूंकि पीओके चला गया है अभी पाकिस्तान के पास, तो अफगानिस्तान से हमारी सीमाएं नहीं मिल रही है। और ये जो भाग है ऊपर में, अफगानिस्तान के ऊपर में ये भाग है, यहां पर है ताजिकिस्तान। सेंट्रल एशिया के लिए रास्ता खुलता है। तो अगर पीओके भारत के पास होता है तो अफगानिस्तान से हमारा ट्रेड, और ऊपर में ताजिकिस्तान से यानी सेंट्रल एशिया से हमारा ट्रेड डायरेक्ट हो सकता है। सिंपल, बिल्कुल हम लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। यहां पे आओ, ये है तुम्हारा लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पर ऐसे बना हुआ है, और ये भी लाइन ऑफ कंट्रोल है जो, और इसी भाग को आजाद कश्मीर लोग कहते हैं। ये पीओके ही,
हम इसको पीओके ही कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग इसको आजाद कश्मीर कहते हैं। ये जो भाग है डॉटेड वाला, ये जो डॉटेड भाग है, इसको आजाद कश्मीर कहते हैं लोग। इतना 1947 वाला जो कबायली आक्रमण हुआ था उसमें ये भाग चला गया था, और आपको याद होगा कि हमारे कैप्टन राजेंद्र सिंह थे, उन्होंने ब्रिज को कैसे उड़ा दिया था, और पाकिस्तान की आर्मी, यहां पे आर्मी क्या, वो एक कबायली अटैक था, आर्मी के लोग तो उसमें छुप करके आए हुए थे। तो ये फिर इतना पार्ट भी पाकिस्तान के पास है, यानी भारत के पास ये जो आप देख रहे हो ना, यही भारत के पास है। इस तरह से ये लाइन इतना ही भारत के पास है, और कश्मीर इस तरह से विखंडित हो चुका है। तो कश्मीर में सबसे पहले आपको समझना है कि पीओके क्या है। पीओके यहां पर है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। दूसरा भाग क्या है, आजाद कश्मीर कहते हैं इसको। और ये तो तीसरा भाग है हमारा, जो ये कश्मीर और जम्मू का ये रीजन है, पूरा यूनियन टेरिटरी ये बन गया है। ये कश्मीर का वैली और ये जम्मू सब मिलाकर के एक बना दिया। और इधर पूरे इस मैप को भारत ने क्या किया है कि ये जो पूरा मैप है यहां तक, इस पूरे मैप को ही लद्दाख घोषित कर दिया है। ये पूरा लद्दाख हो गया, इसको लद्दाख बना दिया। तो ये जब लद्दाख बन गया तो अब लद्दाख यहां पे लिमिटेड नहीं है, लद्दाख पूरे में ही हो गया। तो लद्दाख जब पूरा हो जाएगा तो अब लद्दाख का एक मैटर बन गया है, ये अब जम्मू कश्मीर का मैटर नहीं है। जम्मू कश्मीर यहां सिमट गया, तो अब ये मैटर कश्मीर का रहा ही नहीं है, कश्मीर का नहीं है, अब लद्दाख का रीजन हो गया ये। उसका कारण है कि लद्दाख माउंटेन यहां से यहां तक फैला हुआ है, ये पूरा लद्दाख का रेंज है इस तरह से फैला हुआ। तो पूरा ही भूभौतिक दृष्टिकोण से, फिजियोग्राफिक दृष्टिकोण से ये लद्दाख बना दिया गया है, क्योंकि भूगर्भ शास्त्र भी यही कहता है कि ये रीजन एक है, यानी जियोलॉजिकली एक यूनिफॉर्म रीजन है, होमोजेनस रीजन है। सक्सगाम वैली, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, और ये आजाद कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, प्रपोज नहीं है, अब बन गया यूनियन टेरिटरी। आप देखो इस मैप को, और अब आप अपने एटलस को निकालो। अपने एटलस को निकालो और उस पे हम लोग फिजियोग्राफिक मैप को देखेंगे। फिजिकल मैप को निकालो, एटलस ऑक्सफोर्ड निकालो, या ब्लैक स्वान निकालो, या दोनों निकालो। ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वान एटलस या दोनों एटलस को निकाल के सामने रखो। मुझे बताओ किस पेज पर जम्मू एंड कश्मीर है, मुझे बताओ जल्दी। पेज 11 और 12 पे शायद है, ऑक्सफोर्ड में 10, 11, 12 पे कहीं होगा, आप उसको देखो। जम्मू कश्मीर के बड़े मैप पे जाना है आपको, और हमारा मेथड अलग है। आपको हम कुछ भी अब बोर्ड पे नहीं दिखाने वाले हैं, बोर्ड पे भी दिखाएंगे लेकिन थोड़े समय के बाद। यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन एटलस और फॉलो माई डिक्टेट्स, पालन करो हमारी आज्ञा का, और जैसे जैसे हम लोकेशंस बता रहे हैं वैसे वैसे आप देखना शुरू करो। चलो शुरू करते हैं। ओके, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल मैप आपने देख लिया। अक्साई चिन कहां है, सियाचिन कहां है,
सक्सगाम वैली कहां है, आजाद कश्मीर क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां है, इंडिया और चाइना के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूर्व की तरफ है, अक्साई चीन और भारत वाले पार्ट के बीच में है। ओके, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब चलते हैं भारत के जम्मू कश्मीर के भूभौतिक मैप के ऊपर में और उसको पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं। आप सिर्फ भूभौतिक मैप पे देखना और जैसे जैसे आपको लोकेशन बताया जाए वैसे वैसे आप फॉलो करना, आपको सारे लोकेशंस मिलेंगे। टेक योर टाइम, कॉन्सेंट्रेट हार्ड। चलो शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन को काराकोरम कहते हैं। काराकोरम रेंज फाउंड और लॉस्ट, आप लिख के बताओगे मुझे, अगर मिल जाए तो वाई लिख देना। काराकोरम रेंज, जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न पार्ट में काराकोरम रेंज। देखो हम बोर्ड पे दिखाएंगे लेकिन पहले प्रैक्टिस करवा के। काराकोरम रेंज मिला, वेरी गुड, बहुत सारा वाई आ गया। अब देखो काराकोरम रेंज के ऑलमोस्ट बीच में, मिडल ऑफ दैट रेंज, ऑलमोस्ट मिडल ऑफ दैट रेंज, you have the highest peak of Karakoram, that is called K2 or Godwin Austen. K2 located काराकोरम के लगभग बीच में। K2 located, K2 का और नाम क्या है? K2 is also called Godwin Austen. आप कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हो, जो लोकेशंस बताए जा रहे हैं उसको अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हो। मैंने कहा काराकोरम, फिर मैंने कहा K2, लगभग 8,000 से कुछ अधिक उसकी हाइट भी है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है? भारत की सबसे उच्च चोटी क्या है? K2 है। K2 पीओके में है, लेकिन हम लोग नहीं मानते, पीओके हमारा पार्ट है। तो हमारे भारत के मैप में आज भी हाईएस्ट पीक K2 ही माना जाएगा, न कि कंचनजंगा। आप गलत लिख रहे हो, कंचनजंगा भारत का हाईएस्ट पीक नहीं है। कंचनजंगा हिमालय का हाईएस्ट पीक इन इंडिया है। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया, बिकॉज K2 इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयाज। K2 और काराकोरम हिमालय नहीं है, ट्रांस हिमालय कहते हैं। अभी बताते हैं आपको डिटेल, पहले आप लोकेशन तो देखो। तो आपने काराकोरम रेंज देखा, उसमें K2 देखा। अब काराकोरम पास देखो, काराकोरम पास, ये भी बिल्कुल काराकोरम के बीच में ही है। यहां देखो, यहां पे काराकोरम पास है, इस मैप में नहीं है। काराकोरम पास मिला। काराकोरम पास से ही चाइना का रोड निकल रहा है, करंट न्यूज में था।
और काराकोरम पास ही कनेक्ट करता है सक्सगाम वैली को। पहले आप लोकेशंस को देखते रहो। काराकोरम बहुत लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, परेशान नहीं होना है। कुछ लोकेशंस आपके एटलस में नहीं भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। काराकोरम K2, काराकोरम पास। अब ऐसा करते हैं, काराकोरम से पूर्व जाते हैं तो पूर्व में आपको मिलेगा सोडा प्लेन। सोडा प्लेन मिला। जो हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसी को देखिए। सोडा प्लेन अक्साई चिन्ह के ऊपर है। सोडा प्लेन को मार्क करो, अक्साई चिन्ह के ऊपर में है। और सोडा प्लेन के नीचे का जो पूरा जो भाग है उसको अक्साई चिन्ह कहते हैं। आपने देखा उसको। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। अब काराकोरम के नीचे है लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज और काराकोरम के बीच में है श्योक नदी। बोर्ड पे हम कुछ नहीं हाईलाइट करने वाले हैं, हमारा मेथड अलग है। आप नाराज होइए, चाहे मुझे गाली दीजिए, भला बुरा कहिए, मुझे उल्लू कहिए, हम अपने मेथड से ही पढ़ाएंगे। हम आपको फोर्स करेंगे कि आप ढूंढो। 100 में अगर 80 लोकेशन पे ढूंढते हो तब भी तुम्हारा फायदा है। अरे मेरे लिए तो आसान है ना, उठ करके बोर्ड पे नक्शा दिखा देना। तुमको क्या मिला उससे? इसलिए खुद ढूंढो। काराकोरम के नीचे लद्दाख रेंज है और काराकोरम लद्दाख के बीच में श्योक पर्वत है, सॉरी श्योक रिवर है। श्योक रिवर सिंधु नदी का ट्रिब्यूटरी है। समझ में आ गया? अब देखो, जहां पर आपने काराकोरम पास देखा था, काराकोरम पास देखा था ना, उसके नीचे आओ तो आपको मिलेगा देप्सांग प्लेन्स। हाईलाइट करो एटलस में, बिल्कुल दीपक, हाईलाइट करो एटलस में। एटलस में हाईलाइट करना है सबको। कलर पेंसिल का प्रयोग करो। हाईलाइट नहीं करोगे तो फिर बाद में पता कैसे चलेगा मैंने करवाया क्या था। और हम उसी को करवा रहे हैं जिसका महत्व है। देप्सांग प्लेन्स, नाम है प्लेन्स, है ये प्लेट्यू। देप्सांग प्लेन्स मिल गया। अब देप्सांग प्लेन से पश्चिम भागो तो गो वेस्ट, पश्चिम की तरफ जाओ, वहां तुमको मिलेगा देओसाई प्लेन्स, देओसाई माउंटेन्स, दोनों मिलेगा। देओसाई प्लेन्स और देओसाई माउंटेन्स दोनों मिलेगा। पश्चिम जाओगे तब देओसाई मिलेगा। टेक योर टाइम, घबराना नहीं है। हम रिवाइज भी करवाएंगे आपको। जब तक एक एक स्टूडेंट नहीं सीखेगा हम हटने वाले नहीं हैं। देओसाई प्लेन्स, देओसाई माउंटेन्स मिला, वंडरफुल, बहुत अच्छे।
अगर सिर्फ प्लेन मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, प्लेन ही सही। अभी बताओ क्या वहीं वहीं पर राखा पोशी है? राखा पोशी जो लोग ब्लैक स्वान ऑक्सफोर्ड दोनों का प्रयोग कर रहे होंगे वो बड़े खुश होंगे आज। राखा पोशी कितने लोगों को मिला? राखा पोशी 7,788 मीटर ऊंचाई दिखा रहा होगा। तो राखा पोशी ऑक्सफोर्ड में नहीं है, ब्लैक स्वान में है। कल से दोनों एटलस लेकर के आना। 100 रुपया बचाने के चक्कर में, 200 बचाने के चक्कर में जिंदगी की बड़ी बाजी नहीं हारनी है किसी को। राखा पोशी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज। K2 is the highest peak of Karakoram range. ओके, जो बता रहे हैं उसी को देखो, अपना लोकेशंस लिख के मुझे मत भेजो। ओके, अब आपको देखना है, वापस आ जाओ काराकोरम पास के पास। सब लोग काराकोरम पास के पास फिर से आ जाओ। उसके नीचे मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर मिला। तुम्हारे एटलस पे मिला कि नहीं? यहां तो है ही, तुम्हारे एटलस पे मिला या नहीं? सियाचिन मिल गया, वेरी गुड, सियाचिन मिल गया। सियाचिन को मैंने क्या बताया? हाईएस्ट बैटलफील्ड, लार्जेस्ट ग्लेशियर, इंडिया के आधिपत्य में है। तो सियाचिन मिल गया आपको। अब आपको देखना है दो लोकेशंस, गशेरबूम मशेरबूम। गशेरबूम मशेरबूम मिला या नहीं? गशेरबूम 1, गशेरबूम 2 ऐसे करके पिक्स दिया हुआ है। सात 7,821 मीटर है, लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है। गशेरबूम मशेरबूम इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है सियाचिन का, गशेरबूम मशेरबूम का। अगर कभी युद्ध हुआ तो ये सारी चोटियां बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और जो इन चोटियों पे बैठेगा, जिसकी आर्मी इन पीक्स पे कब्जा करेगी, वही विजेता होगा। अब देखो आगे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ बाल्टोरो एंड साल्टोरो, 2 more glaciers there, बाल्टोरो एंड साल्टोरो। बाल्टोरो is in India, Saltoro is in Pakistan, POK।
साल्टोरो पर पाकिस्तान की आर्मी है। बाल्टोरो भी ग्लेशियर है, साल्टोरो भी ग्लेशियर है। कितने लोगों को साल्टोरो मिला? साल्टोरो बाल्टोरो के वेस्ट में है, लिटिल नॉर्थ वेस्ट ऑफ बाल्टोरो, एंड साल्टोरो इज अंडर ऑक्युपेंसी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एंड साल्टोरो इज ऑल्सो कॉल्ड द सियाचिन ऑफ पाकिस्तान। सियाचिन ऑफ पाकिस्तान है साल्टोरो। ओके, वेरी वेल डन। लोकेशंस को खुद ढूंढिए, मजा आएगा। मुझे तो सब याद है, आपको भी याद करवा देंगे। आंख बंद करो और सारा लोकेशंस दिखे। यहां दिखा करके कूदने से क्या फायदा? इससे तुमको आसानी जरूर होगी, लेकिन जो हम करवा रहे हैं उसमें कष्ट होगा। जो हम करवा रहे हैं इसमें कष्ट है, लेकिन कष्ट के आगे जीत है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। बाल्टोरो, साल्टोरो, मशेरूम, गशेरूम सब हो गया। अक्साई चिन, सोडा प्लेन। अब देखो, अक्साई चिन के नीचे आओ, लद्दाख। लद्दाख प्लेट्यू, लेह, लद्दाख और लेह, दो लोकेशंस और देखो। लद्दाख और लेह। एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? कच्छ है या लद्दाख? ऐसे क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में तो आते रहते हैं। लद्दाख मिला? लेह और लद्दाख को ढूंढो। मिल गया? उसके नीचे आओ, दो लेक्स मिलेंगे। दे आर वेटलैंड्स ऑफ, दे आर लिस्टेड वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया। रामसर कन्वेंशन में इन दोनों का लिस्टिंग किया गया है। एक को तो TSO, उसको पढ़ते हैं, टसो नहीं पढ़ेंगे, सो मोरारी, बताओ मिला कि नहीं? कितने लोगों को सोमरारे मिला? हिंदी जीएस का लगा दो सामने। और इंग्लिश जीएस का भी मिल गया? कौन सा मिला ये बताओ। विच टू लेक्स और वेटलैंड्स
दोनों का नाम लिख करके भेजो। सोमुरारी, पैंगोंग, पैंगोंग है क्या? पैंगोंग भी कहते हैं ना। पैंगोंग लेक मिला? ग्रेट। पैंगोंग, सोमुरारी, दोनों लोकेशंस को याद रखना है। वेटलैंड्स है। अब वेटलैंड्स क्या है यह आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताया जा चुका है। आगे देखो, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट देखना है, लद्दाख रेंज पे वापस चलते हैं। लद्दाख रेंज पर, लद्दाख रेंज से साउथ आओगे तो इंडस रिवर है। लद्दाख रेंज से दक्षिण इंडस रिवर है, सिंधु नदी है। वेटलैंड्स को पढ़ाया जाएगा एनवायरमेंट में, अभी शायद साइंस टेक चल रहा होगा। हमारे YouTube पे वेटलैंड्स के ऊपर में एक वीडियो है। हमारे YouTube चैनल पे वेटलैंड्स के ऊपर में मैंने एक वीडियो बना करके डाला हुआ है। आप लोग वेटलैंड्स को हमारे YouTube चैनल पे देख लो। आज सारे लोग देख लो। चैनल हमारा वही है, आलोक रंजन IAS करके होगा, दिगमनी एजुकेशन। ओके, लद्दाख रेंज के नीचे इंडस है। अब तुम इंडस के ओरिजिन पर जाओ तो इंडस मानसरोवर से नहीं निकलती। ध्यान से देखो, मानसरोवर के पास से निकलती है। बहुत सारे एटलस में शो नहीं कर रहा होगा, लेकिन चिंता नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है कि मानसरोवर से इंडस नदी नहीं निकलती है। इंडस नदी निकलती है मरियम ला पास, ग्रेट ग्लेशियर, मरियम ला पास से निकलती है, जो कैलाश रेंज में है। ग्रेट ग्लेशियर से निकलती है। वो आपको एटलस में नहीं दिखा रहा होगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। बाद में तो हम फिजिकल ज्योग्राफी में लिखवाएंगे ही। आज का पर्पस है लोकेशंस को देखना। ओके, और कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना कि मानसरोवर से सिंधु नदी नहीं निकलती है। सिंधु नदी जो इंडस नदी है, ध्यान से सुनिए, व्हेन इट इंटर्स इंडिया, इट्स लोकेशन इज बिटवीन टू पासेस। इंडस नदी दो दर्रों के बीच से निकल रही है। दो दर्रों का नाम बताओ लिख करके। इंडस नदी जैसे ही इंटर करती है, यहां देखो ना, ये इंडस नदी यहां देखो इंटर कर रही है, ये रहा इंडस नदी यहां इंटर कर रही है। तो इंडस के जो ये भारत में इंटर कर रहा है, तो इसके ऊपर में एक दर्रा है और नीचे में भी एक दर्रा है। तो इस दर्रा 1 और दर्रा 2 का नाम बताओ, तभी हम समझेंगे ना कि तुम लोग देख पा रहे हो।
जाराला चारडिंगला मिला क्या? तुम लोग को तो मिलने से रहा। जाराला और चारडिंगला है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों दर्रे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जाराला चारडिंगला, उसके बीच से इंडस निकल रही है। ओके, वेल डन। अब इंडस में देखो तो इंडस अटक के पास प्रवेश करती है पाकिस्तान में। अटक दिखा नहीं रहा होगा, लेकिन जहां पर इंडस घूम रही है पाकिस्तान की तरफ, दक्षिण की ओर जहां से घूमती है, वहां पर एक पर्वत है, उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत मिला। नंगा पर्वत वृहत हिमालय का दक्षिणतम बिंदु है। बृहत हिमालय का दक्षिणतम बिंदु है। आठ 8,100 कुछ है, 126 है शायद, या 128, जो भी होगा। नंगा पर्वत मिला, बहुत खुशी की बात है। ओके, अटक यहीं पर है। किसने कहा था? अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये मराठाओं का, पेशवाओं का राष्ट्रवाद था। ओके, शिवाजी नहीं, बाजीराव। बाजीराव 2, पेशवा बाजीराव। शिवाजी के वंशज तो शिवाजी के बाद सब ऐसे ही गद्दी पे बैठ के सो रहे थे। युद्ध और सारी शक्ति पेशवाओं के पास आ गई थी। नॉमिनल हेड थे शिवाजी के वंशज। ओके, अब आइए और देखिए कि इंडस के नीचे भी एक पर्वत है, उसका नाम है जास्कर रेंज। कहीं कहीं जानस्कर भी लिखा रहता है, तो जानस्कर उसका पुराना नाम है, और आपको यहां मिलेगा जास्कर रेंज। अब जास्कर रेंज पे भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। जास्कर मिला तो बताओ पहले। जास्कर रेंज मिला। ओके, वंडरफुल। अब जास्कर रेंज को बहुत सारी हिंदी की किताबें और बहुत सारी इंग्लिश की भी किताबें, गाइड्स, वो मानती हैं कि ये हिमालय का भाग है, पर यह सत्य नहीं है। जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, ये तीनों रेंज ट्रांस हिमालयन रेंज है। समझ गया? ये ट्रांस हिमालयन रेंज है, और हिमालय के ओरिजिन के कम से कम 100 मिलियन वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हुई है। इनका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हिमालय से बिल्कुल नहीं मिलता जुलता है, लेकिन चूंकि जास्कर रेंज और बृहत हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय दोनों पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न पार्ट में, कश्मीर में
जास्कर रेंज एंड ग्रेटर हिमालयाज आर सैंडविच्ड विथ ईच अदर। दोनों का रॉक सिस्टम एक दूसरे से जुड़ गया है, ओवरलैप करता है। तो व्हाट इज जास्कर रेंज इज ऑल्सो द ग्रेटर हिमालय, एंड व्हाट इज ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो द जास्कर रेंज। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए किताबों में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन भूगर्भ शास्त्र के जो जानकार हैं वो आपको बताएंगे। जास्कर रेंज is part of Trans-Himalayan range. Greater Himalayan range is true Himalayas, the authentic Himalayas. But because of the tectonic upheavals, Jaskar range and Greater Himalaya in the western part have been clubbed together. They have merged with each other. The Greater Himalayan rocks are superimposed over the Jaskar range. So they are inseparable. We can never separate Jaskar and Greater Himalaya in the west. और जास्कर रेंज का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, जो मैंने कामेट हिल्स आपको कहा, जो मैंने आपको कामेट बताया था, तो उत्तराखंड में भी जास्कर है, एंड द पीक इज कामेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोलॉजी है हिमालय का। तो बहुत सारी भ्रांतियां बन गई, हम आपको क्लैरिटी देंगे कौन क्या है कैसे है। पहले लोकेशंस तो समझ लें। ओके, मैपिंग की क्लास इसी टाइम पे चलेगी सबके लिए। आगे देखो, मूव फर्दर। तो यू हैव जास्कर रेंज, देन व्हाट, देन जास्कर के नीचे आओ तो यू हैव झेलम रिवर। झेलम रिवर लोकेटेड locate Jhelum river. Jhelum river is draining the Kashmir valley, and Kashmir valley is located between Jaskar in the north, या Jaskar Greater Himalayas in the north, and Pir Panjal in the south. Pir Panjal locate करो. Now see the location of Kashmir valley. Pir Panjal located. ओके, वंडरफुल। कश्मीर घाटी कहां लोकेटेड है, किन दो पर्वतों के बीच लोकेटेड है? कश्मीर वैली इज लोकेटेड बिटवीन जास्कर इन द नॉर्थ, या जास्कर ग्रेटर हिमालयाज इन द नॉर्थ, एंड पीर पंजाल इन द साउथ। दैट्स योर कश्मीर वैली। नाउ समथिंग ऑन the nomenclature of Kashmir. Kashmir meaning कश्यप नीर। कश्मीर का अर्थ है कश्यप नीर। नीर मतलब पानी। कश्यप was a saint, old Indian says. तो कश्यप मुनि ने कश्मीर घाटी का निर्माण किया। कैसे किया बताते हैं। एक्चुअली दिस कश्मीर वैली was a lake. लेक था ये, एंड दिस लेक वॉज लोकेटेड बिटवीन जास्कर एंड पीर पंजाल। दोनों के बीच में एक झील बनी हुई थी।
तो पीर पंजाल का रेंज कश्यप मुनि ने अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्या बोलते हैं उसको, शिष्यों के साथ काटा और पानी को ड्रेन आउट कर दिया, झेलम को रास्ता दे दिया। तो अब उसमें सिर्फ झेलम नदी है, लेक नहीं है। जहां तहां छोटे छोटे लेक्स मिलेंगे, अभी भी मार्शेस मिलेंगे, वेटलैंड्स मिलेंगे, आज भी मिलते हैं श्रीनगर में, श्रीनगर के आसपास में डल लेक मिलेगा, वूलर लेक मिलेगा। मैप का नाम मैंने 2 बार बता दिया, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस और ब्लैक स्वान। कोई भी घटिया एटलस लेके मत बैठो मेरे क्लास में, बहुत दुखी रहोगे। कैन यू फाइंड वूलर लेक? कश्मीर का नाम कैसे पड़ा? कश्यप नीर। तो कश्मीर वैली इज ड्रेन्ड बाय झेलम रिवर। जहां पे श्रीनगर लिखा है ना, दैट इज योर डल लेक, वो वही डल लेक है। वूलर लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। हालांकि इट इज श्रिंकिंग, छोटा हो रहा है। तो कुछ लोग कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश वाला कोलेरू लेक को, लेकिन वूलर लेक ही इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, फ्रेश वाटर लेक, कश्मीर वैली में है। फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी का झील है। ओके, तो वूलर लेक, डल लेक। वूलर लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सबो लेक। गोखुर झील है, उसको ताड़न झील भी कहते हैं। नदी के मार्ग में जो नदी का कोर्स होता है वो कट ऑफ हो जाता है, तो ताड़न झील बनता है। ओके, उसके नीचे आपने देखा पीर पंजाल। अब पीर पंजाल भी बड़ा रहस्यमयी है। पीर पंजाल पीर पंजाल रेंज में आपको पासेस देखने हैं। वन इज बनिहाल पास। लोकेट बनिहाल पास, नेशनल हाईवे 1A, पहले तो 1A ही था। जवाहर टनल, बनिहाल पास मिला। बनिहाल पास नहीं मिल रहा है।
अच्छा, पीर पंजाल में है, श्रीनगर से ये टनल है, गेटवे टू कश्मीर वैली कहते हैं बनिहाल पास को, जवाहर टनल है, इसमें नेशनल हाईवे 1A निकलती है। अरे अनंतनाग के नीचे है बनिहाल पास। 11 किलोमीटर लंबा पास है ये। गेटवे टू कश्मीर वैली। ओके, वेरी वेल डन। नाउ दो और पास देखना है। बारह लाचा ला, ला मतलब पास, तो बारह लाचा पास और रोहतांग पास। रोहतांग पास से दो नदियां निकल रही है। ऑरिजिन ऑफ टू रिवर्स फ्रॉम रोहतांग पास। वन इज ब्यास, second is रावी, और बारह लाचा ला से चिनाब निकल रही है। देखो, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग ऑन फिजिकल मैप देन यू कैन टर्न टू द पॉलिटिकल मैप ऑल्सो। पॉलिटिकल मैप में मे बी यू कैन फाइंड बनिहाल, मे बी यू कैन फाइंड रोहतांग। मनाली से लेह निकलोगे तो बारालाचाला मिलता है, चिनाब बारालाचाला से निकलता है। ज्योग्राफी पढ़ने से फायदा यह है कि आपको टूरिज्म करने का मन करेगा। अभी हम होली में कहां थे? माउंटेन्स और हिल्स में भी घूमे। Okay, now find out Ravi River, Chenab River, Byas River, and there is one more, Satluj River. Satluj enters India through Shipki La Pass. ला कह लो, पास कह लो, एक ही चीज कहना है। फाउंड और लॉस्ट, जल्दी बताओ, क्विक। शिपकीला मिला, शिपकीला। योर सतलज रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू शिपकी पास। and this river emerges from लेक राका। राकाज लेक से निकलता है। कुछ लोग उसको राकस पढ़ते हैं। तो लेक राकाज से निकलता है, विच इज वेरी क्लोज टू मानसरोवर लेक।
हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में ही है। शिपकिला पास, सतलज रिवर। ओके, बताओ सतलज और ब्यास दोनों का संगम कहां होता है? और दूसरा क्वेश्चन है, विच इज ए वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, विच डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर सतलज? हरिके कहां है? हरिके, हरिके बैराज कहां है? गोविंद सागर डैम कहां है? भाखड़ा नांगल डैम कहां है? गोविंद सागर रिजर्वायर, भाखड़ा नांगल डैम। विच स्टेट्स? हिमाचल, yes it is in Himachal also। डैम का नाम है भाखड़ा नांगल। ओके, सतलज को देखो, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, इंडस, श्योक, ऊपर तक जाओ, श्योक, ऊपर में श्योक से भी ऊपर जाओगे तो गिलगित वैली, मुंजा वैली। कैन यू लोकेट गिलगित वैली? एकदम ऊपर, यहां इंडस का ट्रिब्यूटरी है गिलगित वैली। कारगिल से गिलगित बुर्जिला पास है, वहां पे जोजिला और बुर्जिला दो पास और देखना है तुमको। बुर्जिला एंड जोजिला पास बोथ आर इन ग्रेटर हिमालयाज। और पासेस को देखो, बुर्जिला, बुर्जिल और जोजिला। कारगिल टू गिलगित बुर्जिल पास है। ओके,
नेशनल हाईवे 1D के पास में है जोजिला। नेशनल हाईवे 1D। 1A तो मैंने बताया बनिहाल है। ओके, बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत खुशी हुई मुझे। और अभी थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा सा और 5 मिनट का समय रह रहा है, तो उसमें देखते हैं। जो शिपकिला है ना, सतलज का एंट्री पॉइंट, उसके नॉर्थ और उसके साउथ में एक सीरीज में बहुत सारे पासेस हैं। नॉर्थ टू साउथ सारे पासेस का लिस्ट बनाओ, तो एक एक्सरसाइज करो। इंडस के दोनों तरफ मैंने दिखाया था, जाराला, चार्डिंगला, है ना? तो चार्डिंगला, जाराला, उसके नीचे आओ। शिपकिला आपने देख ही लिया है। अब आपको देखना है नीति पास। नीति पास मिला, माना पास, लीपू लेक, माना, नीति, लीपू लेक, ऐसे कुछ मिल रहा है। ब्लैक स्वान में शायद दिया होगा अच्छे से। लीपू लेक से ऑल वेदर रोड निकलता है, इट कनेक्ट्स लहासा। चांगला, तो एक सीरीज ऑफ पासेस बने हुए हैं, उसको भी एक बार देख लो। ओके, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन टुडे। और हम लोगों ने आज क्या किया? वी हैव सीन द फिजियोग्राफिक मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। समझ गए? हम लोगों ने आज भौतिक मैप को देखा है पूरे जम्मू एंड कश्मीर का। और I really hope you enjoy this session and you are going to memorize everything which we learned in the class. आप अभी इसको रिवाइज करोगे कल सुबह उठ करके, और सारे भौतिक जो भी मैंने फिजिकल लोकेशंस बताए उसको आप अच्छे से याद करोगे। आपने एटलस पे नोट डाउन किया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 8 से 10। मैपिंग का सेशन हमारा जारी है। Thank you. Bye bye. Take care. Love you all. Good night.